देखिए यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं सत्य और असत्य कथन बताओ। यानी हमें सत्य और असत्य कथन को इनमें से ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए सभी आयत वर्ग होते हैं, यानी आयत रेक्टेंगल और वर्ग यानी स्क्वायर, यानी सभी आयत वर्ग होते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि जितने भी आयत हैं वो क्या सभी वर्ग होते हैं? नहीं, आयत तो आयत ही होगा, वर्ग वर्ग ही होगा, इसलिए ये हमारा कैसा है? असत्य है, यानी हमारा ये गलत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह कैसा है? असत्य है। यहाँ पर लिखेंगे यह कथन कैसा है? असत्य है, यानी कि गलत है। यह कथन असत्य है क्योंकि सभी आयत वर्ग होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक आयत बनाता हूं, ये क्या है? आयत है, और माना कि इसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, और इसका नाम हो जाएगा ABCD नाम का कोई ये रेक्टेंगल है। तो हम जानते हैं कि आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, और वर्ग के भी कोण है किसके होंगे? 90 डिग्री के होंगे। यहाँ पर हम एक क्या बना देते हैं? एक वर्ग बना देते हैं इस तरह से। इसका भी नाम क्या रख देते हैं? ABCD नाम का कोई वर्ग है, इसके भी चारों कोण क्या हैं? 90 डिग्री के हैं, लेकिन इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं। तो देखिए ये एक आयत है और ये एक वर्ग है, यानी कि एक रेक्टेंगल है और ये एक स्क्वायर है। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी आयत, यानी जितने भी आयत हैं वो वर्ग होंगे? नहीं, ये वाला आयत वर्ग नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है? आयत ही है, क्योंकि आयत की लंबाई 4 है और यहाँ पर चौड़ाई 2 है। ये वर्ग कैसे हो जाएगा? आयत तो आयत ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी आयत वर्ग नहीं होते, और ये क्या है? यह कथन असत्य है। यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं और जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, और जो आयत होता है उसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है, लेकिन उसकी सभी भुजाएं आयत की समान नहीं होती। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समचतुर्भुज पतंग होते हैं, सभी समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या होते हैं? ऐसे चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं समान हो, उन्हें समचतुर्भुज कहते हैं। लेकिन पतंग की परिभाषा क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाएं क्या हो? समान हो, उसे पतंग कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यह कथन हमारा क्या है? असत्य है। यहाँ पर लिखेंगे यह कथन कैसा है? असत्य है। यह कथन हमारा असत्य है, यानी F है, फॉल्स, और ये भी F है। अब देखिए ये सभी समचतुर्भुज, जैसे मैं यहाँ पर कोई समचतुर्भुज बनाता हूँ कि ये हमारा कोई क्या है? समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। इस तरह से ये कोई समचतुर्भुज है PQRS। लेकिन मैं जब यहाँ पर पतंग बनाता हूँ तो पतंग कुछ इस तरह की होती है। ये यहाँ पर पतंग है, तो पतंग की जो आसन भुजाओं का जोड़ा होगा वो क्या होगा? समान होगा। जैसे ये दोनों समान है और ये समान है, लेकिन इसमें तो क्या है? सभी समान होंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी समचतुर्भुज पतंग नहीं होते, जबकि इसमें लिखा होते हैं, तो ये हमारा कथन गलत है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब हम यहाँ पर एक वर्ग बनाएंगे, ये हमारा एक क्या है? वर्ग हो जाता है। इसका नाम PQRS एक वर्ग हम रख देते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। यहाँ पर हम इसे सेंटीमीटर में सबको मान रहे हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या हो? समांतर हो, उसे हम समांतर चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो मतलब ये वाली भुजाएं आपस में कैसी हो? समांतर हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं? नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें उसमें क्या? सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर होगा। जैसे AD समांतर है BC के और AB समांतर है DC के, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आ रहा है यह कथन क्या है? असत्य है।
सभी नहीं होते, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ये क्या है, ये है अपना असत्य, क्योंकि सभी जो वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखिए ये वर्ग है और ये एक समांतर चतुर्भुज भी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का रूल होता है कि उसमें सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर होना चाहिए। तो इसमें सम्मुख भुजाएं हैं पी क्यू, इसके समांतर है एस आर, और क्यू आर के समांतर है पी एस। तो इस प्रकार सभी समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि नहीं होते हैं, तो ये गलत है, यह कथन असत्य है। इसे लिखेंगे एफ। इसी प्रकार चौथा जब हम देखते हैं कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अब देखिए सभी समांतर चतुर्भुज, तो हमने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज वे होते हैं जिनमें सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या हो, समांतर हो। जैसे ये कोई क्या है, हमारा समांतर चतुर्भुज है, और इसमें ये जोड़ा क्या है, भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर है, इसका नाम है पी क्यू आर एस। ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी जो समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या वो समलंब चतुर्भुज होते हैं। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। देखिए इसकी ये कंडीशन है कि इसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। तो इसमें भी तो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, बाकी इसमें तो उल्टे दो जोड़े समांतर हैं, हमें तो एक जोड़ा चाहिए। तो ये बात सही है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज भी होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह कथन क्या है, सत्य है। ये जो लिख रहा है वो कथन कैसा है, सत्य है। यह कथन सत्य है। और यहाँ पर लिखेंगे टी, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। देखिए सभी वर्ग, यहाँ पर हम वर्ग बनाएंगे सबसे पहले। ये हमारा क्या है, वर्ग है, इसका नाम है ए बी सी डी। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। समचतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, और आयत का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, और आमने सामने की भुजाएं समान हो। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं समान है, प्रत्येक कोण समकोण है। तो एक जो वर्ग होगा वो समचतुर्भुज भी होगा और आयत भी होगा। तो यह बात भी हमारी क्या है, सत्य है कि यह समचतुर्भुज, यानी कि माना कि एक समचतुर्भुज कैसा होता है, समचतुर्भुज, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, यानी कि जिनकी भुजाएं कैसी हो, समान हो। तो यहाँ पर एक ऐसा हम क्या बना लेते हैं, ये हमारा समचतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं समान है, और वर्ग की भी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और ये एक वर्ग है, तो हम यहाँ पर आयत भी बना लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक आयत है। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। तो वर्ग भी एक आयत होता है। तो यहाँ पर एक आयत वर्ग ही बना लेंगे हम सेम ऐसा, क्योंकि इसे हम आयत भी कहेंगे, ए बी सी डी, क्योंकि वर्ग में आयत के प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो यहाँ पर हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। यहाँ पर लिखेंगे यह कथन सत्य है। यह कथन कैसा है, सत्य है। यह कथन सत्य है। अब देखिए यहाँ पर हम टी लिख देंगे, टी आर यू ई, यानी सत्य होता है। एक बार दोबारा से इसे पूरा देख लीजिए। यहाँ पर है कि सत्य और असत्य कथन को बताइए। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। तो ये तो हमने चित्र समझाने के लिए जो ये फिगर बनाए हैं, ये आपको नहीं बनाने हैं। आपको सिर्फ आंसर लिखना है कि सभी आयत वर्ग हैं, असत्य। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, असत्य। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, असत्य। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सत्य। और ये दोनों सत्य। आपको सत्य और असत्य के अलावा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना सा लिखना है, ये आपको नहीं बनाना है। और यदि आप बनाना चाहे तो अपनी इच्छा से बना सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पर ही है। जैसे देखिए सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग नहीं होते, क्योंकि आयत आयत ही होगा, वर्ग वर्ग ही होगा, क्योंकि आयत वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और प्रत्येक कोण समकोण होता है। जबकि आयत का प्रत्येक कोण समकोण तो होता है, लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, इसलिए सभी आयत वर्ग, सभी जो आयत हैं वो वर्ग नहीं होंगे, ये गलत है। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। समचतुर्भुज का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं समान हो।
तो और पतंग का मतलब है जिसमें आसन भुजाओं का, आसन का मतलब है जो एक ही आसन पे हो, तो ये दोनों भुजाएं इसी आसन पे और ये दोनों भुजाएं इसी आसन पे, तो इसकी जो पतंग है उसकी आसन भुजाओं का जोड़ा क्या होता है, समांतर, समान होता है, समांतर नहीं समान होता है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान, तो ये पतंग होता है। तो सभी समचतुर्भुज पतंग नहीं होते, ये भी असत्य है। इसी प्रकार सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये असत्य है, क्योंकि सभी जो वर्ग होते हैं वो समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ये सत्य है, सही बात है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, ये भी सत्य बात है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 6 तक, यहाँ 5 तक हो गया है। इसके बाद अब अगला पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी हमें समीकरण को, इक्वेशन को सॉल्व करते हुए और अपने आंसर की क्या करनी है, जांच करनी है। चेक द आंसर बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो अब इसको जब हम हल करते हैं तो हम चर यानी वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे और अचर को एक तरफ रखेंगे। चर वह होता है जिसका मान परिवर्तित होता रहता है और अचर का मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 ही रहेगा। चर यहाँ पर x है तो x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी और हम इसे अब हल करते हैं। तो हम चर को जब एक तरफ रखते हैं तो ये हो जाएगा अपन का 5x और ये 3x जब इधर आएगा तो यहाँ पर ये प्लस का है तो इधर ये माइनस का हो जाता है, क्योंकि कोई भी संख्या जब इस वाले पक्ष में होती है RHS में, ये LHS है और ये RHS है, यानी ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब यहाँ से हम इसे लाएंगे ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। यदि यहाँ इधर ये गुणा का यानी मल्टीप्लाई का होता तो भाग का हो जाता, भाग का ये होता तो गुणा का हो जाता, और ये माइनस का होता तो यहाँ किसका हो जाता, प्लस का हो जाता, और ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा। तो 3x किसका हो जाएगा, माइनस का। अब बताओ ये यहाँ प्लस का 9 है तो उधर जाके किसका होगा, माइनस का। तो 5 तो 5 ही रहेगा, लेकिन ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखिए 5x में से 3x जाएंगे, 5x में से 3x यानी 5x हमारी कोई संख्या उसमें से 3x गया तो कितना बचा, 2 बचा, लेकिन x हमारा साथ में है तो ये बच जाएगा 2x बराबर 5 में से 9 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। तो x बरा तो यहाँ 2x बराबर 4 हो गया। अब हमने बताया कि कोई संख्या इधर मल्टीप्लाई में है तो वो इधर भाग में चली जाएगी, तो यहाँ पर बच जाएगा x और ये हो जाएगा -4/2 और x बराबर हमारा -2 यहाँ पर आंसर निकल के आता है। यानी जब हमने इसे हल किया है तो -2 आया है, क्योंकि -4 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 और माइनस का माइनस हम यहाँ पर लगा देंगे तो x बराबर -2 आ गया है। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे। अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे, जो भी उत्तर आया है उसे हम कहाँ पर रखेंगे, प्रश्न में रख देंगे। तो ये प्रश्न है कि 5x प्लस 9 बराबर 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। अब हम क्या करेंगे, x की जगह -2 रख देंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x बराबर -2 रखने पर हम यहाँ क्या रख रहे हैं, x बराबर -2 रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू x बराबर -2 निकल के आई है, और जब हम x बराबर -2 रखेंगे तो ये दोनों पक्ष हमारे बराबर होने चाहिए। यदि LHS बराबर RHS नहीं आता है तो हमारा आंसर गलत है। तो देखिए x की वैल्यू, इस x की जगह हम -2 रख देते हैं तो 5 इंटू -2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 और x की वैल्यू -2। देखो यहाँ x था हमने -2 रख दिया, यहाँ x था हमने -2 रख दिया। अब 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाते हैं माइनस के, और प्लस के 9 अपने है ही, और 5 इधर है ऑलरेडी, और प्लस 3 को 2 से गुणा करते हैं तो माइनस का 6 हो जाता है ये अपना। तो ये -6 हो जाता है तो ये प्लस हट के यहाँ पर किसका, माइनस का 6 ही हो जाएगा। 10 में से 9 गया, क्या बचा, -1, और इधर भी 5 में से 6 गया, -1। देखो दोनों बराबर हैं, यानी यहाँ पर हमारा
LHS बराबर क्या है, RHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा क्या है, सही है। हमने चेक करके भी देख लिया है, अपने उत्तर की भी हमने जांच करके देख ली है कि हमारा उत्तर सही है, क्योंकि -1 बराबर -1 आया है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि ये वाला पक्ष इसके बराबर है। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली -2, और इसके बाद -2 को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। -2 यहाँ पर जो इस पर हमने रखा है -2, तो हमारे दोनों पक्ष बराबर निकल के आए हैं। इस प्रकार से हमारा आंसर सही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर, यानी x का मान याद कीजिए। इस फिगर को देखकर हमें x का मान याद करना है। तो आपको पता है कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी किसी पॉलीगन के, किसी बहुभुज के सभी बाहर के कोणों का योग करते हैं तो हमारा 360 डिग्री प्राप्त होता है, नॉट 180। तो इन सभी कोणों का योग जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 इसमें बाह्य कोण है, 1 2 3 4 और 5। इन पांचों बाह्य कोणों का योग यानी एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए, चाहे कितना भी बड़ा बहुभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन की बहुभुज के, यहाँ पर लिखेंगे बहुभुज के सभी बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है अपना 360 डिग्री। और इसमें बाह्य कोण कौन कौन से हैं, देखिए। अब ये जब एंगल 90 डिग्री है तो सीधी सी बात है इसके पास वाला भी 90 डिग्री होगा। तो ये कितना हुआ हमारा, 90 डिग्री। तो इन सबको हम जोड़ देते हैं, 90 डिग्री प्लस ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री, प्लस ये वाला कितना दिया हुआ है, 90। क्योंकि ऐसा जो चिन्ह होता है कहीं पर, ये वाला चिन्ह, ऐसा यदि चिन्ह लगा हो तो इसका मतलब है वो कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, हमने यहाँ से देख के लिखा है कि यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है। ये किसका है, इस पे लिखा हुआ है कि ये 70 डिग्री का है। इसके बाद ये x हमें याद करना है, तो इसे हम x लिख लेंगे बस। अब हमारे 5 कोण हो गए हैं, इनको हम 360 डिग्री के बराबर में कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक बहुभुज के, एक पॉलीगन के सभी बाहर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमने इन सबको जोड़ के 360 के बराबर किया है, क्योंकि ये बराबर होते हैं। तो देखिए, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 और 6 15, यानी कि 150। 150 में जब हम 90 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 240। और 240 में जब हम 70 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 310। तो 310 डिग्री यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 310 डिग्री प्लस x बराबर 360। और हमारा यहाँ जो 300 इधर है, 310 उधर जाके हमने आपको बताया था कि माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ x बचेगा, उधर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। और हमारा x बराबर इधर प्राप्त हो जाता है क्या, 50 डिग्री, क्योंकि 360 में से जब 310 जाते हैं तो हमारे 50 डिग्री बचते हैं। अतः x का मान कितना होगा, अतः x का मान 50 डिग्री होगा। कितना होगा, 50 डिग्री होगा। जो x है इसका मान कितना होगा, 50 डिग्री हमारा यहाँ पर निकल के आया है। और हमसे x का ही मान पूछा था। तो हमारा क्वेश्चन 7 हो चुका है, 6 हो चुका है। अब एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। जब बहुभुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है तो हमने सब बहुभुज के सभी बाह्य कोणों को जोड़ के 360 के बराबर कर दिया है। ये जितने भी कोण दे रखे हैं वो 310 डिग्री होंगे, क्योंकि ये जो हमारा ऐसा साइन होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये 90 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 70 है और ये x है। तो सबको जोड़ के 360 के बराबर किया तो इन सबका योग 310 आया। 310 को उधर ले गए जो 360 में से घट गया, और हमारा x बराबर 50 डिग्री बच गया है।
इसके बाद अब हम पढ़ते हैं 6, 7 और इसके बाद अब ये है हमारा 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किसी समांतर चतुर्भुज में दो संलग्न कोणों का अनुपात 3:2 में है, तो इस समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान याद कीजिए। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं उनका प्रत्येक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। तो हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ये हमारा एक समांतर क्या हो जाता है, चतुर्भुज। इस तरह का एक समांतर चतुर्भुज हम यहाँ पर बना लेते हैं और ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। देखिए इस तरह का ये हमारा समांतर चतुर्भुज है और इसका नाम है ए, बी, सी और डी। ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की यानी सम्मुख भुजाओं का जोड़ा क्या है, समांतर है। ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज है। और अब हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का हमें मान याद करना है और हमें दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज में दो संलग्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर के तौर पर कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग कितना होगा, संलग्न कोणों का योग। संलग्न का मतलब होता है जो एक साथ लगे हुए हो, एक ये कोण और एक ये कोण, इन दोनों का कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। संलग्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये फैक्ट इसका कहता है। तो जब संलग्न कोणों का अनुपात दे रखा है और ये योग दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको मानेंगे कि माना कि इसके कोणों का योग कितना हो जाएगा, 3x + 2x बराबर 180 डिग्री। और 3 और 2 कितने हुए, 5x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा। तो हमारा x का मान 36 आया है। अब हमें निकालना है किसका मान, सभी कोणों का मान। तो देखिए संलग्न कोणों का जब हम मान निकालते हैं तो ये हमारा है 3x और 2x। तो 3x, x की वैल्यू कितनी है, 36, और 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 108 डिग्री हो जाएगा। दूसरा है 2x, यानी कि 2x को जब इस 2 को 36 से गुणा करेंगे तो 72 डिग्री हो जाएगा। संलग्न कोण हमारे प्राप्त हुए, जैसे ये तो हमारा एक 108 प्राप्त हो गया है और ये हमारा क्या प्राप्त हुआ है, 72 डिग्री। अब देखिए हमारा, चलो इसे ऐसे मान लेते हैं हम कि ये हमारा क्या है, क्योंकि ये हमने इस तरह से बनाया तो इसे 72 डिग्री और इसे हम क्या मान लेते हैं, 108 डिग्री मान लेते हैं। अब हमारे दोनों कोण याद हो गए, लेकिन हमें तो चारों कोणों का योग क्या करना है, चारों कोणों का मान याद करना है। तो चारों कोणों के लिए हम क्या करेंगे कि हमें यह पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विपरीत कोण होते हैं वो समान होते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। विपरीत कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण समान होते हैं। तो बताओ सी के विपरीत कौन है, ए, तो ये हो जाएगा समान मतलब 108 डिग्री। इसी प्रकार ये हो जाएगा 72 डिग्री। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण कौन कौन से होंगे, सभी कोण, पहला हो जाएगा 72 डिग्री, दूसरा हो जाएगा 108 डिग्री, तीसरा हो जाएगा 72 डिग्री, चौथा हो जाएगा 108 डिग्री। इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज के सभी कोण हमने याद कर लिए हैं। अब देखते हैं हम रैखिक समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर इसे दोबारा देख सकते हैं आप, ये एक समांतर चतुर्भुज है और हमें दिया हुआ है कि किसी समांतर चतुर्भुज में दो संलग्न कोणों का अनुपात ये है और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने इन दोनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दिया है x मानकर, और x की वैल्यू 36 डिग्री आई है। तो हम 36 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 108 डिग्री आता है और 2 से गुणा करते हैं तो 72 आता है।
और 108 और 72 दोनों 180 हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर दोनों संलग्न कोणों का मान याद कर लिया है। इसके बाद हम एक और लाइन इंपॉर्टेंट है कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। विपरीत का मतलब है ये इसका विपरीत होगा, तो ये 72 है, ये भी 72 होगा, 108 है, 108 होगा। इस प्रकार से चारों कोण हमने याद कर लिए हैं। अब देखिए रैखिक समीकरण को हल कीजिए। ये रैखिक समीकरण है x-5 बराबर x-3/5 और नीचे भी यहाँ 3 है, इसको हमें हल करना है। तो देखिए इसे हम हल करते हैं तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि x-5 को गुणा करेंगे किससे, 5 से, बराबर में x-3 को गुणा करेंगे 3 से। इस वाले को हमने इससे गुणा किया है और इसको 3 से गुणा कर दिया है, तो 5 को x से गुणा करेंगे, 5x आएगा और इधर 25 आ जाएगा, इधर 3x आएगा और इधर 9 आ जाएगा माइनस का। ध्यान से देखिए, इधर 5 को हमने x-5 से गुणा किया तो 5 को x से करेंगे 5x आ गया, 5 को -5 से करेंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा, इधर 3 को x से करेंगे 3x आ गया और 3 को -3 से करेंगे तो 3 तिया 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम चर राशि को एक तरफ और अचर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, वेरिएबल को और कांस्टेंट को क्या करेंगे, एक तरफ हम रख देंगे। तो देखिए 5x और इधर 3x आ जाएगा, तो 5x माइनस 3x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, क्योंकि 3x इधर किसका था, प्लस का, तो हमने यहाँ माइनस का कर दिया और यहाँ -25 को उधर भेज दिया जो प्लस का हो गया, और 9 यहाँ ऑलरेडी किसका है, 9 यहाँ ऑलरेडी माइनस का ही है। अब देखिए यहाँ पर जब हम देखते हैं तो 5x में से 3x गया तो 2x बचा और इधर 25 में से 9 गया तो 16 बचा, तो हमारा 2x बराबर 16 यानी कि x बराबर हो जाता है 16/2, क्योंकि ये इधर गुणा में जाएगा तो भाग लग जाएगा इसका, और इधर हमें x ही रखना है अकेला, क्योंकि x की वैल्यू हमें चाहिए। अब इसको काट देंगे, 2 8 16, तो x की वैल्यू निकल के आई है हमारी 8, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी x की वैल्यू क्या है, 8 है। अब हम इसको चेक करके भी देख सकते हैं, हालांकि जब हमें एग्जाम देनी है तो हमें चेक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपना ये पूरा लिखेंगे जो भी समीकरण दिया हुआ है और हमारे दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। अब हम x बराबर 8 रख देंगे सॉरी, x की जगह क्या रखेंगे 8, और यहाँ भी x की जगह 8 रख देंगे और ये दोनों बराबर हमारे आएंगे। 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 3/3। इसी प्रकार 8 में से 3 जाएगा तो 5/5। अब आप कहोगे कि ये तो बराबर नहीं है, यहाँ तो 3 आया यहाँ 5 आया, नहीं, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और इसी प्रकार 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो बताओ 1 बराबर 1 होता है या नहीं होता, तो हमारा LHS बराबर RHS हो गया है और हमने इसको चेक भी कर लिया है। हमने इसे जांच करना यहाँ पर लिख देते हैं, जांच किया है हमने इसे, तो हमने इसकी जांच भी कर दी है कि हम किस प्रकार से इसकी जांच करते हैं। तो जांच आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ आंसर फाइंड आउट करना है। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 8। तो दोनों क्वेश्चन 8 और 9 हो चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। सरल करके रैखिक समीकरण का हल याद कीजिए। रैखिक समीकरण वह होता है जिसमें क्या होता है, रैखिक समीकरण की जो घात होती है वो 1 होती है, और यहाँ पर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसे हमें सरल करना है और इसके बाद समीकरण को हल करना है। तो इसे सरल करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है कि हम क्या करेंगे, 3 को इससे कोष्टक वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को अंदर पूरी तरह मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, 3 को जब अंदर t से गुणा करते हैं तो 3 × t क्या हो जाएगा, 3t। ये आपका आंसर हम आपको बता रहे हैं या फिर इसका सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, और 9 कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस हमारा आता है, बराबर 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा और साथ में आ जाएगा कौन, t, तो हो जाएगा 10t। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अब देखिए हम चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ लिखते हैं।
तो 10t को जब इधर लाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना माइनस का, ये हो जाएगा माइनस, ये 3t तो है ही इधर प्लस का, और ये माइनस का 10t हो गया, क्योंकि ये प्लस का था इधर और इधर क्या आ गया, माइनस का 10t हो गया। हम साइन हमेशा संख्या से पहले देखते हैं, ये नहीं देखना है कि सर जी 10t का मान तो प्लस है और यहाँ भी प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन यदि यहाँ माइनस होता तो हम उसे इसका चिन्ह नहीं मानकर उस संख्या का चिन्ह मानेंगे जो उसके बाद में है। तो चिन्ह हमेशा संख्या से पहले होता है, न कि बाद में। जैसे यहाँ पर है t-3, तो यहाँ पर 3 के साथ माइनस है, न कि t के साथ, तो इधर ये माइनस का 10t हो जाता है बराबर का चिन्ह। इधर माइनस का 9 है तो उधर 5 ऑलरेडी किसका, 9 का है प्लस का, लेकिन इधर प्लस का 9 भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 3t में से 10t जाएंगे तो हमारे 7t इधर बच जाएंगे, किसके, माइनस के, और बराबर में हो जाएगा 14। अब हम देखते हैं कि इधर बचेगा t और उधर चला जाएगा हमारा 14 में किसका भाग देंगे, 7 का या -7 का, तो हमारा आ जाएगा 2, यानी कि t बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारा t बराबर -2 प्राप्त हुआ है, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ये हमारे समीकरण का हल है। और यदि आप इसे चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको चेक नहीं करना है, आपको केवल t बराबर -2 लिखना है। तो चेक जब करते हैं तो हम इसे पूरा का पूरा यहाँ से लिखकर t की जगह सिर्फ -2 रख देंगे, और दोनों पक्ष हमारे LHS और RHS क्या आएंगे, बराबर आएंगे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस पूरे को कि 3 इंटू t-3 बराबर है किसके, 5 इंटू 2t+1। इसमें हमें t की वैल्यू -2 रखनी है। हम यहाँ पर लिखेंगे t बराबर -2 रखने पर, जब हम t बराबर -2 इसमें पुट करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए 3 इंटू टी की जगह -2 रखा या -3, 5 इंटू 2 इंटू टी की जगह -2+1। देखिए -2 और -3 को जब हम जोड़ते हैं तो माइनस के 5 हो जाते हैं, और गुणा करते तो ये प्लस के 6 हो जाते, तो ये हो जाएंगे 3 और यहाँ हो जाएगा -5 बराबर। देखिए 2 को जब हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा अपन का क्या, ये हो जाता है, यहाँ पर लिखा है हमने 5 कोष्टक 2 इंटू 2 और 2 दूनी 4, माइनस का 4 और इधर +1। देखिए ये हो जाएगा -4+1। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, 5 तिया 15 यहाँ पर हो चुका है माइनस का, और इधर 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, और -3 को जब किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो इधर भी 15 हो जाएगा और इधर भी माइनस का 15 हो जाएगा, अर्थात हमारा LHS बराबर RHS आ गया है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है, हमारा आंसर सही है, t बराबर -2 आया है, ये हमने यहाँ पर चेक करके बताया है। तो देखिए यहाँ पर हमने चेक भी कर लिया है कंप्लीटली कि सही है या गलत है। तो ये हमारा समीकरण का हल है, t बराबर -2, और यहाँ पर हमने पुट करके t बराबर -2 चेक भी कर लिया है कि ये सही है या गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए समांतर चतुर्भुज GUNS में x और y का मान याद कीजिए। हमें दिए गए इस समांतर चतुर्भुज में x और y का मान याद करना है, ये x है और ये y है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो देखिए सम्मुख भुजाओं का जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। SG समांतर है NU के और GU समांतर है SN के। तो यहाँ पर देखिए, और ये बराबर भी होती हैं समांतर होने के साथ साथ, यानी GU बराबर है SN के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जो हमारा है कौन सा,
GUNS, समांतर चतुर्भुज GUNS में क्या है, GU जो भुजा है हमारी GU वो किसके बराबर है, SN के बराबर है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे कि GU की वैल्यू कितनी है 3 - 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 - 1 बराबर SN की वैल्यू कितनी है 26, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 26। अब देखिए बाई जब उधर जाएगा हमारा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 बराबर 26 + 1, और 26 और 1 कितने होंगे 27 हो जाएंगे इधर हमारे, और बाई बराबर हो जाएगा हमारा 27/3, तो बाई बराबर हो जाएगा क्या 9, क्योंकि 3 को 27 से काटेंगे तो 9 बार हमारा कटेगा, तो यहाँ पर हमारा बाई बराबर 9 आया है। बाई बराबर कितना प्राप्त हुआ है 9 प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसको इससे काटेंगे 9 बार कटेगा। अब हम याद करते हैं क्या कि SG बराबर NU है, तो हम लिखेंगे कि SG भुजा SG बराबर है किसके NU के, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो देखिए SG की वैल्यू कितनी है 3x बराबर NU की वैल्यू कितनी है 18, तो x बराबर हो जाएगा 18/3, x बराबर हो जाएगा 6। इस प्रकार हमारा x बराबर 6 और y बराबर 9 प्राप्त हुआ है, क्योंकि 18 में जब 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 3 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 18 ये कट जाएगा, इसे 3 6 18 यानी 3 6 18 यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से हमारा x बराबर 6 और y बराबर 9 प्राप्त हुआ है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं इंपॉर्टेंट वाले। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।